तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल फैसिलिटी। देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं और आपको कंपनी की तरफ से मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा रही है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा ये हम आज पढ़ेंगे, राइट। ठीक है, देखिए मेडिकल फैसिलिटी आपको दो तरीके से मिलती है, एक इंडिया में और एक इंडिया से बाहर। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया में अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी मिली है तो उसका क्या होगा। ठीक, तो हम लिख लेते हैं इन इंडिया और दूसरा आउटसाइड इंडिया। ओके, अब इन इंडिया अगर आपको फैसिलिटी मिली है, ठीक है, अब फैसिलिटी आपको और आपकी फैमिली को दोनों को मिलती है। ठीक है, फॉर एम्प्लॉय प्लस हिज फैमिली। राइट, अब यहां पे क्या किया जाता है ये समझिए आप। अगर ट्रीटमेंट इंडिया में हुआ है और क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी एक नेसेसरी फैसिलिटी है तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है हम इस पे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे आप। ठीक है, हम आपसे टैक्स चार्ज नहीं करेंगे इस फैसिलिटी के ऊपर। पर साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखी गई कि अगर आपने किसी तरीके का फायदा उठाया है एज ए लग्जरी फैसिलिटी तो उस पर आपसे टैक्स लगेगा। आप कहेंगे सर मेडिकल भी लग्जरी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, कैसे? पहला पॉइंट, अगर जो हॉस्पिटल में आप इलाज करा रहे हैं वो हॉस्पिटल ओन बाय एम्प्लॉयर है, अगर वो हॉस्पिटल ओन बाय एम्प्लॉयर है मतलब आपकी कंपनी का ही हॉस्पिटल है, जैसे आप फोर्टिस में काम करते हैं और आपने अपना ट्रीटमेंट फोर्टिस में ही करवाया है तो ये फैसिलिटी आपके लिए एग्जम्प्ट की गई है क्योंकि ये नेसेसिटी में हो गया, ये लग्जरी में नहीं आ रहा। ठीक है, अब ये लग्जरी नेसेसिटी ऐसी बातें कहीं पे लिखी हुई नहीं है, ये अपनी ही लॉजिक है ताकि हमको चीजें याद हो जाए, राइट। ओके, दूसरा पॉइंट बोला गया कि अगर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाया है, दूसरी कंडीशन है या सिचुएशन मान लीजिए आप कि अगर आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाया है तो जाहिर सी बात है वो भी लग्जरी नहीं है तो वो भी एग्जम्प्ट है। तीसरा कहा गया कि अगर आपने किसी स्पेसिफाइड बीमारी का इलाज करवाया है तो वो भी आपके लिए एग्जम्प्ट है क्योंकि वो आपके कंट्रोल से बाहर है। इसके अलावा अब आपके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, आपके पास एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल था, उसके अलावा भी अगर आपने कहीं और इलाज करवाया अदर हॉस्पिटल मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया तो इन दैट केस वो आपके लिए लग्जरी का नाम होगा और वो आपके लिए टैक्सेबल। कितना? एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। ये फैसिलिटी पहले 15,000 रुपए तक टैक्स फ्री हुआ करती थी, पर जब स्टैंडर्ड डिडक्शन, आपको आगे बताएंगे हम, सैलरी में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, जब से वो कंसेप्ट आया तब इसको हटा दिया गया और इसको हटा के इसी की जगह पे स्टैंडर्ड डिडक्शन का कंसेप्ट लाया गया था। ठीक है, इसको हटा के इसी की जगह पे स्टैंडर्ड डिडक्शन का कंसेप्ट लाया गया था। ओके, ठीक है, आगे देखिए, हम बात कर रहे हैं इंडिया से बाहर इलाज की। एक बात बताइए मुझे, इंडिया से बाहर हम जब इलाज करवाने जाते हैं तो जनरली बड़ी बीमारी का इलाज बाहर करवाते हैं या सीरियस बीमारी का इलाज बाहर करवाते हैं? मतलब जो आदमी सीरियस होता है तो उसे बाहर लेके जाते हैं या उसे कोई बड़ा ट्रीटमेंट करवाना होता है तो बाहर लेके जाते हैं? बताइए, सीरियस बीमारी के लिए बाहर ले जाते हैं या बड़ी बीमारी के लिए बाहर ले जाते हैं? मेजर ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सीरियस में तो पहुंचेगा ही नहीं ना। सीरियस तो मतलब ऐसा हो गया कि आप उसको कहीं ले जा ही नहीं सकते। मेजर बीमारी है, मेजर ऑपरेशन करवाना है, मेजर सर्जरी है, आप चाहते हैं कि हम बढ़िया करवाएं तो आप आउट ऑफ इंडिया जा सकते हैं, जिसके लिए आपके पास टाइम होता है और आप वहां से वो सर्जरी करवा के आ सकते हैं। आप सोचिए कि आप इंडिया से बाहर गए ट्रीटमेंट करवाने के लिए और ट्रीटमेंट करवा के इंडिया में आ गए, जितना पैसा लगा वो सारा पैसा कंपनी ने आपको दे दिया।
तो आपको तो फायदा हुआ है। पर अगेन बोला गया कि मेडिकल फैसिलिटी है तो मेडिकल तो नेसेसिटी में आता है, तो हम इस पे टैक्स कैसे चार्ज करें। तो देखिए इसमें क्या बोला, जब हम बाहर जाते हैं तो सबसे पहला एक्सपेंसेस हमारा ट्रेवलिंग होता है, राइट। उसके बाद खर्चा होता है स्टे का, उसके बाद होता है ट्रीटमेंट का, और उसके बाद वापस हम आने का प्लान करते हैं, आते हैं तो उसके लिए फिर ट्रेवलिंग का खर्चा होता है, राइट। क्या ये 3 प्रकार के ही खर्चे होते हैं, ट्रेवलिंग, स्टे और ट्रीटमेंट। बोलो भाई। यस। अब इन तीनों के ट्रीटमेंट का एक्सपेंसेस का इनकम टैक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा वो देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, स्टे की। अब देखिए स्टे हम जो करते हैं इंडिया के बाहर किसी होटल में, तो मुझे बताइए क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम एक नॉर्मल होटल में रुक सकते हैं, एक 3 स्टार में रुक सकते हैं, 5 स्टार में रुक सकते हैं, 7 स्टार में रुक सकते हैं। यस, सारी पॉसिबिलिटी है। तो पैसा तो कंपनी को देना है, हमें थोड़ी देना है, तो हम तो बढ़िया से बढ़िया होटल में रुकना चाहेंगे। यस। पर गवर्नमेंट ने कहा कि आप बढ़िया से बढ़िया अगर होटल में रुक रहे हैं तो वो तो आपकी मजबूरी तो नहीं है, वो तो आपकी लग्जरी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे हिसाब से, गवर्नमेंट कहती है कि हम हमारे हिसाब से एक रीजनेबल अमाउंट निकालेंगे, जितना आपको, जितना आपका खर्च होना चाहिए था उतना तक तो टैक्स फ्री है, उतने तक तो टैक्स फ्री है। उससे ऊपर जो आपने बेनिफिट उठाया है वो आपके लिए टैक्सेबल है। कैसे, तो बताइए। आपको बोला गया कि एक्चुअल एक्सपेंसेस आपने जो किया है उसमें से हर केस के अंदर आरबीआई एक लिमिट डिसाइड करेगा जितना उसके हिसाब से रीजनेबल होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू योर नेचर ऑफ ट्यूर, या कितने दिन का ट्यूर है, कहाँ का है, उसके हिसाब से। तो जितना आरबीआई को रीजनेबल लगता है उतना तो टैक्स फ्री है, और जितना बच जाता है उसके अलावा वो टैक्सेबल है। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें, स्टे जो है वो पेशेंट प्लस 1 अटेंडेंट का ही अलाउ होता है ओनली। पेशेंट के साथ 1 अटेंडेंट को ही, ऐसा नहीं है कि आप एक पेशेंट को लेके गए उसके साथ 6 लोग और चले गए कि भाई चलो फॉरेन घूम के आ जाएंगे, पैसा तो कंपनी को देना है, नहीं। आरबीआई की लिमिट आरबीआई की क्वेश्चन में दे रखी होगी, क्योंकि ये हर केस में अलग अलग होती है। आप कहाँ गए हैं, कौन सी कंट्री में गए हैं, कितने दिन के लिए गए हैं, उन सब चीजों पे बेस्ड होती है, तो ये क्वेश्चन में आपको मेंशन कर रखी होगी, ठीक है। आपको ये मान के चलना है कि इतना अमाउंट तो रीजनेबल होता है इसलिए इतने को तो टैक्स फ्री करना है, और इससे ज्यादा अगर हमने बेनिफिट उठाया है तो वो हमारे लिए टैक्सेबल है। बोलिए ओके है। ठीक है। फिर बात आई दूसरी कि चलो स्टे का तो काम हो गया सर, स्टे में तो आपने बता दिया, अब आ जाइए आप किसमें, ट्रीटमेंट के बारे। क्या ट्रीटमेंट में भी ये पॉसिबल है कि आप वहां पे एक नॉर्मल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हैं या एक मल्टी स्पेशलिटी में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो दोनों की रेट्स में फर्क निकलेगा। यस। तो आपको बोला गया कि जो एक्चुअल एक्सपेंसेस लगे हैं वो, और जो आरबीआई के हिसाब से रीजनेबल बनता है वो, ठीक है। सर 1 अटेंडेंट कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, हाँ कोई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ओके। तो जितना एक्चुअल एक्सपेंसेस है और जितना आरबीआई की लिमिट है उतना तो अलाउ है, और बाकी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ओके। यस। तीसरे पॉइंट में बात कर रहे हैं हम ट्रेवलिंग की। अब देखिए ट्रेवलिंग में एक प्रॉब्लम है, ट्रेवलिंग के अंदर अमाउंट फिक्स नहीं कर सकती आरबीआई, क्योंकि ट्रेवलिंग में जो चार्ज है फ्लाइट के वो हर 1 मिनट में चेंज होते हैं। यस और नो, क्या फ्लाइट के चार्जेस चेंज होते रहते हैं, या फ्लाइट के चार्जेस चेंज होते रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टिकट्स। जितनी ज्यादा टिकट अवेलेबल है उतना ज्यादा सस्ता है, जितनी कम टिकट है उतना ही महंगा है। तो इसलिए
ट्रेवलिंग के केस में आरबीआई की लिमिट क्वेश्चन में अगर दे भी रखी है तो वो हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो आरबीआई लिमिट को तो भूल जाएगी। अब जब अगर हम आरबीआई लिमिट को भूल जाते हैं तो हम कैसे डिसाइड करें कि ट्रेवलिंग का एक्सपेंसिव टैक्सेबल है या नहीं? तो उसके लिए देखो क्या बोला इन्होंने। इन्होंने कहा कि अगर आप अमीर इंसान हैं, अगर आप पैसे वाले हैं, तब तो हम आपसे फुल्ली टैक्स चार्ज करेंगे, और अगर आप पैसे वाले नहीं हैं तो हम आपसे कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। मतलब ये कि इफ जीटीआई इज अप टू ₹2 लाख, कि अगर आपकी जीटीआई 2 लाख तक है तो हम ये मानते हैं कि आप एक मिडिल क्लास या गरीब आदमी है, लोअर मिडिल क्लास में है, तो हम आपके लिए ट्रेवलिंग के एक्सपेंसेस को पूरा ही क्या कर देते हैं, एग्जम्प्ट कर देते हैं। और इफ जीटीआई एक्सीड्स ₹2 लाख, तो हम आपके ट्रेवलिंग के एक्सपेंसेस को फुल्ली टैक्सेबल कर देते हैं, ये मानते हुए कि आप तो पैसे वाले हैं, आराम से टैक्स भर देंगे। लो जी, इस हिसाब से आपका ये तीनों तरीके का एक्सपेंसेस हो जाता है। बोल लो, क्लियर है? ओके। अब इसमें एक खास बात हो कि हमने जो ये वर्ड यूज किया ना जीटीआई, इसका मतलब क्या है? इस जीटीआई वर्ड का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए, राइट? तो देख लेते हैं जीटीआई का मतलब क्या है। हाँ सेम है, ये सेम है बिल्कुल, ठीक है। जीटीआई का मतलब बोला गया है ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब अदर इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी वाले चैप्टर की और इनकम, प्लस सैलरी वाले चैप्टर की अदर इनकम, प्लस टैक्सेबल पार्ट ऑफ स्टे एंड ट्रीटमेंट। मतलब कि ये जो वाला हिस्सा है ना, ये टैक्सेबल हिस्सा प्लस ये टैक्सेबल हिस्सा, ये दोनों ही जुड़ जाएंगे, ये दोनों ही जुड़ जाएंगे किसमें, जब आप जीटीआई निकाल रहे होंगे, मतलब अदर सैलरी इनकम प्लस ये दोनों, और उसको मिला के, इन दोनों को मिला के देखेंगे, अगर 2 लाख से ज्यादा है तो ट्रेवलिंग के पूरे खर्चे टैक्सेबल है, अदरवाइज ट्रेवलिंग के खर्चे टैक्स फ्री है। बोलिए, क्लियर है? ओके, ठीक है। अभी इतना पढ़ लीजिए, उसके बाद अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। अब आगे चलते हैं दूसरी फैसिलिटी के ऊपर। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी पढ़ी क्या हमने? क्रेडिट कार्ड और क्लब फैसिलिटी पढ़ी या नहीं पढ़ी? नहीं, तो पढ़ लीजिए क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। देखिए क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी में क्या बोला गया है, ये सब बातें बिल्कुल आराम से करने लायक और छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी काम ऑफिशियल यूज के लिए कर रहे हैं तो टैक्स नहीं लगेगा, और अगर आप कोई भी फैसिलिटी पर्सनल यूज के लिए काम में ले रहे हैं तो टैक्स लगेगा, ठीक है। कैसे? बड़े बड़े एम्प्लॉय जो होते हैं कंपनी के, वो बार बार ऑफिस के काम से जाते रहते हैं, जाहिर सी बात है। तो क्या वो कंपनी को बार बार कहेंगे कि साहब हमें पैसा चाहिए, हमें होटल बुक करना है, हमें फ्लाइट की टिकट बुक करनी है तो पैसे देंगे? नहीं। तो ऐसे एम्प्लॉय के लिए कंपनी क्या करती है, उनको क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कर देती है कि आपको जो भी एक्सपेंसेस करने हैं, जो भी बुकिंग्स वगैरह करनी है, आप कंपनी के क्रेडिट कार्ड से कीजिए, बिल का पेमेंट कंपनी कर देगी, राइट। तो आप ऑफिशियल यूज कर रहे हैं और कंपनी उसका पेमेंट कर रही है, तो क्या आपको कोई एडिशनल फायदा है? नहीं, आपको कोई एडिशनल फायदा नहीं है।
और जब आपको एडिशनल फायदा नहीं है तो आपके लिए टैक्सेबिलिटी का सवाल ही नहीं उठता, राइट। चलिए दूसरी बात, पर्सनल। आप पर्सनल यूज में लेते हैं कंपनी के क्रेडिट कार्ड को, मतलब उसके लिए पर्सनल चीजें आप परचेज कर रहे हैं और कंपनी उसका भी पेमेंट कर देती है, तो क्या आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ है? यस। तो इस केस में एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, ये आपका काम हो जाता है, ये आपका फायदा हो जाता है, ठीक है। ओके, सेम चीज ले लीजिए आप क्लब के अंदर, क्लब फैसिलिटी। ठीक है, कंपनी के बहुत सारे एग्जीक्यूटिव या कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉय कंपनी के रिगार्डिंग कुछ मीटिंग्स करते हैं, और जाहिर सी बात है मीटिंग करने के लिए जगह तो चाहिए। कभी वो होटल्स में करते हैं, कभी रेस्टोरेंट में करते हैं। तो ऐसे केस में कंपनी क्या करती है, कुछ क्लब की मेंबरशिप ले लेती है, और उस मेंबरशिप के जरिए आप क्या कर सकते हैं, उस क्लब में एंट्री ले सकते हैं, ताकि आप अपनी मीटिंग वगैरह रख सकें, ठीक है। जाहिर सी बात है काम तो ऑफिस यूज के लिए हो रहा है, तो इसके लिए बोला गया कि अगर आपको ऐसा कोई काम दिया गया है, ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा काम दिया गया है, ऐसी कोई फैसिलिटी दी गई है, तो आपके लिए क्या है, टैक्स फ्री है, क्योंकि आप तो उससे कोई बेनिफिट उठा ही नहीं रहे, आप तो ऑफिस के काम में उसको काम ले रहे हैं, तो कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर आप उसको पर्सनल यूज में लेते हैं, ठीक है, आप फैमिली को लेके जाते हैं वहां पर, और उसके रिगार्डिंग एम्प्लॉयर कोई बिल पे करता है, तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, समझ गए। कोई ऑफिशियल काम के लिए है तो कोई बात नहीं, कोई टैक्सेबिलिटी आपके लिए नहीं है, और अगर पर्सनल काम के लिए है तो आपके लिए टैक्सेबिलिटी आई होती है, जितना भी आपने उसको पर्सनली यूज किया है। इफ क्रेडिट कार्ड इज यूज फॉर बोथ पर्पज, अगर क्रेडिट कार्ड दोनों पर्पज के लिए यूज आ रहा है, तो आपको दिया हुआ रहेगा कितना पर्सनल और कितना ऑफिशियल। ऑफिशियल पार्ट टैक्स फ्री कर दीजिए और पर्सनल पार्ट टैक्सेबल कर दीजिए। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। एजुकेशन फैसिलिटी नहीं पढ़ी ना हमने, एजुकेशन। नेक्स्ट वन इज एजुकेशन फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी का मतलब है कि अगर एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका पैसा एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो इन दैट केस हम मेडिकल सॉरी एजुकेशनल फैसिलिटी का वैल्यूएशन करेंगे। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, स्कूल इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। पहला ऑप्शन बनता है कि अगर स्कूल ही एम्प्लॉयर का है, तो जिस स्कूल में आपके बच्चे फ्री में पढ़ते हैं कंपनी की तरफ से, और वो स्कूल भी कंपनी का ही हो, तो आपको फायदा है क्या? यस, आपको फायदा है। कितना फायदा है? कॉस्ट ऑफ सिमिलर एजुकेशन, राइट। वैसे ही पढ़ाई कितने रुपए में हो जाती, या फीस कितनी है, उतना आपको फायदा है। बोलो यस और नो। यस। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जितनी कॉस्ट है उतना फायदा है, पर क्योंकि एजुकेशन एक बेसिक नेसेसिटी है, तो क्या बोला गया, अप टू ₹1000 पर मंथ,
अगर जो कॉस्ट है वो अप टू ₹1,000 पर मंथ है, तब तो ये टैक्स फ्री है, तब इसको क्या कर रहे हैं हम, टैक्स फ्री कर रहे हैं। और अदरवाइज ये फुल्ली टैक्सेबल है। दोबारा सुन लीजिए, आप कंपनी में काम करते हैं और कंपनी का ही खुद का क्या है, स्कूल है। उस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ते हैं फ्री में, तो जितनी फीस वो स्कूल दूसरे बच्चों से चार्ज करती है या सिमिलर एजुकेशन की जितनी फीस होती है वो आपका फायदा हो रहा है। ठीक है। और आपको बोला गया कि अगर वो फायदा ₹1,000 पर मंथ तक है तो वो टैक्स फ्री है, और उससे ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल होगा। पर चाइल्ड, यस पर चाइल्ड। तो इसका मतलब अगर आपका बच्चा वहां पढ़ रहा है और ₹900 पर मंथ का चार्ज है, जो कि आपसे तो नहीं लिया जा रहा, आपको तो फ्री में दिया जा रहा है, तो क्या आपके लिए ये परक्विजिट टैक्सेबल है? बोले नहीं। और अगर ₹1,900 हुआ पर मंथ का चार्ज, तो पूरे ₹1,900 टैक्सेबल है। तो ध्यान रखना, पूरे 1900। आप ये नहीं कहेंगे 1,000 टैक्स फ्री और 900 टैक्सेबल, या तो पूरे टैक्स फ्री या पूरे टैक्सेबल। ओके, ठीक है। अब आपके बच्चे, बोला गया कि आपके बच्चे एम्प्लॉयर के स्कूल में नहीं पढ़ते, दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं। और क्यों? ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, जॉब की वजह से। हो सकता है कि एम्प्लॉयर का स्कूल काफी दूर हो, जहां यहाँ से आपके घर से जाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या और कोई रीजन हो सकता है। रीजन जो भी है वो नौकरी है आपकी। तो आपकी नौकरी की वजह से आप अपने बच्चों को एम्प्लॉयर के स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बल्कि किसी और स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और उस स्कूल की फीस भी आपका एम्प्लॉयर ही पे करेगा। तो इन दैट केस आपको फायदा है। यस, बताइए कितना फायदा है, कितना फायदा है? अमाउंट पेड, तो बोला गया ऐसी सिचुएशन में सेम ट्रीटमेंट, ऐसी सिचुएशन में सेम ट्रीटमेंट, क्योंकि आपने जानबूझ के स्कूल चेंज नहीं किया, मजबूरी है आपकी। तो जितना पैसा दूसरे स्कूल में एम्प्लॉयर भर रहा है उतना आपके लिए टैक्सेबल है। बट अगर वो अमाउंट ₹1,000 पर मंथ से कम हुआ तो वो टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, और ज्यादा हुआ तो टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अदर स्कूल ड्यू टू अदर रीजन। दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं दूसरे रीजन की वजह से। ठीक है, तो फिर इसमें क्या बोला गया? एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, जितना एम्प्लॉयर ने पेमेंट किया है वो आपके लिए टैक्सेबल है एज ए एजुकेशन फैसिलिटी। बता दो एक बार, यहाँ तक क्लियर है क्या? बोलो भाई बोलो, क्लियर है क्या? लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें, दोबारा सुन लीजिए। देखिए, एजुकेशन मतलब आपके बच्चों को आपकी कंपनी पढ़ा रही है। अगर कंपनी खुद के स्कूल में पढ़ा रही है तो जितनी उस कॉस्ट होती है उस वैसी ही एजुकेशन की, वो आपका फायदा है। बट बोला गया अगर वो फायदा ₹1,000 पर मंथ तक है तो टैक्स फ्री है, और अगर ₹1,000 से ज्यादा तो फुल्ली टैक्सेबल है। फिर सेकंड पॉइंट में ये बोला कि आप एम्प्लॉयर के स्कूल में नहीं पढ़ा रहे बच्चे को, किसी और स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पर वो जो दूसरे स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसका रीजन ये है कि वो नौकरी की वजह से आपको दूसरे स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके बॉस का जो स्कूल है वो बहुत दूर है। ठीक है, और इसलिए आपने क्या किया, अपने घर के पास वाले स्कूल में ही अपनी बच्ची का एडमिशन करवा दिया। उसकी जो भी फीस होती है वो पेमेंट कंपनी करती है। ठीक है, तो आपको तो फायदा हो रहा है।
बोलिए, आपको तो फायदा हो रहा है। यस, तो आपके लिए बोला गया कि उसमें भी सेम कंसेप्ट लगेगा। अगर वो फायदा 1,000 रुपये पर मंथ तक का है तो टैक्स फ्री है, बट अगर उससे ज्यादा हुआ तो फिर उसको कंप्लीटली टैक्सेबल कर दिया जाएगा। और अगर आप दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं बिना किसी रीजन के, ऐसा नहीं है कि दूर पड़ता है, बस आपको लग्जरी चाहिए कि बहुत बढ़िया स्कूल हो, बहुत हाई फाई स्कूल हो, और आपने उसमें एडमिशन करवा लिया, तो उसके रिगार्डिंग कोई, उसके अगेंस्ट कोई भी छूट नहीं है, वो पूरा ही टैक्सेबल हो जाएगा आपके लिए। जितना भी एम्प्लॉयर ने पे किया है कंप्लीटली टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। मेडिकल पढ़ लिया अपन ने, एजुकेशन पढ़ लिया है अपन ने, क्रेडिट कार्ड पढ़ लिया है, डेबिट कार्ड पढ़ लिया है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं अपन सर्वेंट, कुक, वॉचमैन, गार्डनर, एक्सेट्रा। अगर आपको घर पे सर्वेंट, कुक, वॉचमैन, गार्डनर एक्सेट्रा दिया गया है तो बताइए क्या आपको बेनिफिट होगा या नहीं। मतलब कंपनी कहती है इनको रख लो, इनका पैसा हम दे देंगे, तो आपको बेनिफिट है या नहीं है। यस। कितना फायदा है, एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। आगे आ जाइए, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। इस फैसिलिटी में क्या बोला गया कि दो सिचुएशन हो सकती है। दो सिचुएशन क्या हो सकती है कि या तो एम्प्लॉयर ही इस फैसिलिटी को मेंटेन करता है, एम्प्लॉयर मेंटेन सच फैसिलिटी, या तो उस फैसिलिटी को एम्प्लॉयर ही मेंटेन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, मेंटेन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग करता है, और या फिर वो आउटसाइड से परचेज करता है। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या हमारा बेनिफिट रहेगा वो समझिए, ठीक है। मान लीजिए आप JVVNL में काम करते हैं, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इनका काम है इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करना, बनाना, जो ये 6 रुपए पर यूनिट में करते हैं, और पब्लिक को ये 8 रुपए पर यूनिट पे सोल्ड करते हैं, राइट। अब इन्होंने अपने एम्प्लॉय को बोला कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली ले लो और आपको कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉय ने 1,000 यूनिट कंज्यूम कर ली, पेमेंट उसे कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो सवाल है कि उसके लिए इस इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट की वैल्यू क्या हो, बताइए। 1,000 बोल रहे प्रेरणा, 6,000 रुपये, बिल्कुल ठीक है। कृति का जवाब बिल्कुल ठीक है, इट्स 6,000। क्योंकि हमारी वजह से एम्प्लॉयर को कितना नुकसान हुआ ये बताओ आप। तो हमारी वजह से एम्प्लॉय की कितनी कॉस्ट आई, 1,000 यूनिट हमने कंज्यूम किया, 6 रुपए में वो बनाता है, इसका मतलब हमारी वजह से एम्प्लॉयर को 6,000 रुपये भुगतने पड़े। तो इसलिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट है वो ही इसमें क्या बन जाती है, हमारा फायदा बन जाता है। अब सवाल आता है कि मान लीजिए आप JVNL में काम ना करके आप किसी और कंपनी में कर रहे होते, XYZ लिमिटेड में कर रहे होते, तो वो कंपनी तो परचेज करती, और जब वो परचेज करती तो उसको कितने रुपए में मिलती है बिजली,
8,000, बिल्कुल। तो इस केस में 8,000 वैल्यू हो जाएगी, एक्चुअल अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर। समझ गए? तो अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपका फायदा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जितनी लगी है एम्प्लॉयर का तो उतना ही प्रॉब्लम हुआ ना, उतना ही घाटा हुआ है, और बना लेगा। बट अगर आपने बाहर से परचेज किया है तो जितना पेमेंट आपने बाहर किया है वो आपके बेनिफिट में आ जाता है। बोलो प्रेरणा। बोलिए, क्लियर है क्या ये पॉइंट? ओके, फिर आगे चल लेते हैं। ये छोटी छोटी फैसिलिटी है, देखो इनमें कुछ भी ज्यादा टिपिकल नहीं है, सिर्फ आपको लॉजिकली याद रखना है कि इस केस में आपको क्या फायदा हो रहा है, बस। अगर आपने वो याद रख लिया तो आपका काम हो गया। नेक्स्ट आ जाइए। ट्यूर एंड ट्रेवल फैसिलिटी। ठीक है, देखिए ट्यूर एंड ट्रेवल फैसिलिटी में क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कंपनी के काम से या कहीं घूमने जाते हैं तो आपका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें बोला गया ऑफिशियल पर्पज के लिए, क्या आप ऑफिशियल पर्पज के लिए बाहर जाते हैं तो बताइए आपको एडिशनल फायदा कितना है। अगर आप ऑफिशियल काम के लिए टूर एंड ट्रेवल पे जाते हैं और वहां का सारा खर्चा कंपनी देती है तो आपको फायदा क्या हुआ। बोलिए भाई, अगर आप ऑफिशियल पर्पज के लिए घूमने जाते हैं तो आपको कितना एक्स्ट्रा फायदा हो रहा है, क्योंकि आना जाना खाना पीना सब कंपनी दे रही है। नथिंग। तो बिल्कुल, क्योंकि हमें तो कोई एडिशनल फायदा ही नहीं हुआ ना, तो आंसर इज नथिंग। दूसरा ये, काम तो ऑफिस का ही है, टूर तो ऑफिस का ही है, ऑफिस टूर। एक्सटेंडेड एजुकेशन, मतलब आपने ऑफिस टूर को बढ़ा लिया 2 4 5 दिन के लिए और उससे वेकेशन बना लिया। अपने बॉस को कहा कि 3 दिन हम ऑफिस के काम से जाएंगे, उसके बाद 2 दिन हम हमारे पर्सनल काम से वहां पे रुकेंगे जिसमें हम घूमेंगे फिरेंगे। ठीक है, तो बताओ क्या आपको कुछ फायदा हुआ है। वेकेशन टाइम में जो एक्सपेंसेस हुआ, यस। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि एक्सपेंसेस ऑन एक्सटेंडेड पीरियड, जितना पीरियड हमने एज ए वेकेशन बिताया है उतने पे जो खर्चे हुए हैं वो हमारी इनकम हो जाएगी। तीसरा टूर, ऑफिस टूर विथ फैमिली। टूर ऑफिस का ही है पर आप फैमिली को भी साथ में ले गए। इन दैट केस हमारा फायदा एक्सपेंसेस ऑन फैमिली जो हुआ है वो होगा। ओके, लास्ट बोल रहा है कि अदर टूर, अगर आपकी इफ एम्प्लॉयर ऑपरेट सच फैसिलिटी,
अगर एम्प्लॉयर वैसी ही फैसिलिटी ऑपरेट करता है, मतलब मान लीजिए आप काम करते हैं एमएमटी में, एमएमटी मतलब मेक माई ट्रिप में, और आपकी कंपनी आपको कहती है कि आपको 3 days 4 night का पैकेज हम दे रहे हैं, आप चले जाओ फ्री में, हम आपसे कोई चार्ज नहीं करेंगे, तो क्या ये आपके लिए फायदा है? यस, आपको फायदा है। कितना? कॉस्ट ऑफ सिमिलर पैकेज, राइट। तो सेम टूर हम अगर दूसरे से लेते तो हमें कितने में मिलता, उतने का हमें फायदा है और उतने रुपए हमारी इनकम में एड ऑन हो जाएंगे। बताइए, यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, इसका मतलब आज हमने छोटी छोटी बहुत सारी फैसिलिटीज पढ़ ली, और ये सारी आपको ध्यान होनी चाहिए, तो आप एक बार इनको आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, कल अपन इनके और बाकी सबके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।